हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम दिसंबर 2019 के इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। इसके पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, हम उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे और मैंने 2004 से लेके अब तक जो भी एग्जाम हुए हैं 2019 जून तक के मैंने सारे पेपर कराए हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट एग्जाम से पहले मैं आपको 2024 तक के सारे पेपर करवा दूं और इसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉन्टिजेंट वैल्यूएशन मेथड। तो कॉन्टिजेंट वैल्यूएशन मेथड होता क्या है, पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। तो कॉन्टिजेंट वैल्यूएशन मेथड एक सर्वे बेस्ड इकोनॉमिक टेक्निक है जिसका यूज करते हैं हम वैल्यू ऑफ नॉन मार्केट रिसोर्सेज, जैसे कि हम कोई जितने भी हमारे इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, ये सब क्या है, ये एक नॉन मार्केट रिसोर्सेज हैं और इसको हम एस्टिमेट करने के लिए, इनकी वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए कि क्या ऐसा प्राइस होना चाहिए, उसमें हम कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड का यूज करते हैं। जैसे सपोज कोई पहाड़ों में रहता है और पहाड़ में एक घर बनाया, तो किसके अकॉर्डिंग वो सेट करेगा किसी क्या प्राइस होगी, तो उसके लिए वो कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड का हेल्प लेगा, क्योंकि ये हेल्प करता है कि किस तरीके से हम ऐसे नॉन मार्केट रिसोर्सेज की वैल्यू को एस्टिमेट करें जो कि ज़्यादा अलग अलग जगहों पे नहीं है। तो जैसे इन्वायरमेंटल बेनिफिट हो गया, पब्लिक गुड्स हो गए, ये सारे ऐसे एसेट हैं जो नॉन मार्केट रिसोर्सेज हैं और इनके वैल्यू को करने के लिए अलग अलग तरीके के फीचर कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड होल्ड करता है। जैसे कि हाइपोथेटिकल मार्केट सिनेरियो, ये ऐसा मार्केट है जिसमें हम पूरा ये हाइपोथेसिस पे बेस्ड है, पूरा हाइपोथेसिस मार्केट सिनेरियो होता है जिसमें हम विलिंगनेस टू पे गुड्स सर्विस इज नॉट ट्रेडेड इन एक्चुअल मार्केट। जो एक्चुअल मार्केट में हम गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड नहीं करते हैं, पूरा एक अलग से हाइपोथेटिकल सिनेरियो मार्केट बनाते हैं। दूसरा है हमारा डायरेक्ट एलिसिटेशंस ऑफ वैल्यू, जिसमें पीपल डायरेक्टली अपने वैल्यूएशन के बारे में लोगों से पूछते हैं और मार्केट को ऑब्जर्व करके उसके बिहेवियर को देखते हैं और तब जाके वो एक हाइपोथेटिकल मार्केट सिनेरियो क्रिएट करके अपने ये वैल्यूएशन निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें वो क्वेश्चनायर कलेक्ट करते हैं इंडिविजुअल के रिस्पॉन्स के बेस पे और साथ ही साथ एक क्वेश्चन के बेसिस पे वो रिवील्ड प्रेफरेंस मेथड या हेडोनिक प्राइसिंग का भी हेल्प लेते हैं इस कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड को बनाने के लिए। साथ ही साथ ये यूज ऑफ नॉन यूज वैल्यू का भी यूज करते हैं, मेजर करते हैं, जिसमें हमारा कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड दो तरीके से कैप्चर होता है, एक तो यूज वैल्यू और एक नॉन यूज वैल्यू। यूज वैल्यू उसे कहते हैं जो हम जैसे कि हम विजिट करते हैं नेशनल पार्क वगैरह में। नॉन यूज वैल्यू जैसे कि वैल्यू ऑफ प्रिजर्विंग अ स्पीशीज इवन इफ वन नेवर सीन इट। तो हम इस तरीके से दो चीज़ों का यूज करते हैं इसमें। इसके और फीचर हैं जैसे फ्लेक्सिबिलिटी और वल्नरेबिलिटी ऑफ द बायस। तो इतने सारे फीचर हैं कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड के। इसी फीचर पे ये बेस्ड था क्वेश्चन हमारा कि हमें बताना था कि कौन सा फीचर नहीं है। तो इट इज एन इकोनॉमिक नॉन मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड। तो यस, अभी हमने देखा कि ये क्या है, एक नॉन मार्केट रिसोर्स है। इट इज बेस्ड ऑन अ मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे बाय द कस्टमर। तो यस, ये कस्टमर कितना विलिंग है पे करने के लिए, इस पे बेस्ड होता है। इट इज ओनली इन यूज इन केस ऑफ एयर पोल्यूशन। तो ये गलत है, हम सारे इन्वायरमेंटल और पब्लिक गुड असेट के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इट इज यूज्ड अंडर द कंडीशन ऑफ मार्केट फेलियर। तो मार्केट फेलियर कंडीशन में इसको यूज किया जाता है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द फिनोमिना ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड इज रिलेटेड टू। तो फिनोमिना ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड किसने दिया है, तो सबसे पहले जो डिफाइन किया है इसको यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा इसको डिफाइन किया गया है। और जो हमारे वर्किंग एज पॉपुलेशन है उन्हीं को इस डेमोग्राफिक डिविडेंड में रखा गया है। वर्किंग एज पॉपुलेशन की जो एज है वो 15 से लेकर 64 तक होनी चाहिए। और इसमें इसमें कौन कौन से आएंगे, तो ये सेक्स रेशियो के लिए नहीं है, शेयर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन के लिए भी नहीं है, टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन करती है, इससे भी ये रिलेटेड नहीं है। ये रिलेटेड है एन इंक्रीज इन शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। और हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन अगर पूछा जाए तो 15 से लेकर 64 के बीच में होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, कार्यशील आयु की जनसंख्या के हिस्से में वृद्धि। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन अगर जिसने जिसने दिया है तो उसका नाम है डेल्टन, कैनन, कार्ल सॉन्डर्स, सबने दिया है। लेकिन ये टी.आर. माल्थस ये ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन से रिलेटेड नहीं है। इन्होंने जो थ्योरी दी है वो कैसे है, पॉपुलेशन की थ्योरी दी है, लेकिन ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी ये तीनों ने दी है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ सेबी। तो सेबी का कौन कौन सा फंक्शन है, तो सेबी किससे डील करता है, तो सेबी डील करता है हमारे सिक्योरिटी मार्केट से। तो क्या ये रेगुलेट करता है मनी मार्केट को, नहीं, मनी मार्केट को रेगुलेट सेबी नहीं करता है, आरबीआई करती है। क्या पब्लिक डेट को, तो पब्लिक डेट का जो कंसेप्ट है वो फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड है। कमोडिटी मार्केट भी से डील नहीं करता है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सिक्योरिटी मार्केट से डील करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। बाकी सेबी होता क्या है, ये मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो रेगुलेट करता है हमारे इंडियन सिक्योरिटी मार्केट को। और ये कब स्टैब्लिश हुआ था, तो 12 अप्रैल 1988 को स्टैब्लिश हुआ था। ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है और जिसको बाद में स्टैट्यूटरी पावर दिया गया था 1992 के एक्ट में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कब सेबी को स्टैट्यूटरी पावर प्रोवाइड की गई और किस एक्ट के थ्रू। तो सेबी को
1992 के सेबी एक्ट के थ्रू ये पावर प्रोवाइड की गई और जिसका मेन रोल क्या है, रेगुलेट करना, डेवलप करना, प्रोटेक्ट करना हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट में, उनके प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट और रेगुलेशन पे सेबी ध्यान देता है। अब इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसके कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर इंटरेस्ट, रेगुलेटिंग सिक्योरिटी मार्केट एंड डेवलप द मार्केट। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो सेबी के जो स्ट्रक्चर है जिसमें एक चेयरमैन होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किया जाता है, 2 मेंबर्स होते हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा आते हैं, 1 मेंबर आरबीआई द्वारा आता है और 5 अदर मेंबर्स होते हैं जो अपने 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 फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं। तो इतने सारे, और इसका हेडक्वार्टर, रीजनल हेडक्वार्टर मुंबई में है, बाकी इसके और भी हेडक्वार्टर्स है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में। तो ये रहा सेबी के बारे में। इतना अगर आपने सेबी के बारे में पढ़ लिया तो आप इससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट है, अंडर विच आर्टिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट इज empowered टू अपॉइंट अ फाइनेंस कमीशन। तो किस आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन जो है प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कर सकता है, तो वो 280 यानी कि 280 आर्टिकल 280 में जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करता है। अब फाइनेंस कमीशन क्या है, तो 2 आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंस कमीशन से डील करता है, जिसमें फाइनेंस कमीशन का जो काम है वो क्या है, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में फिजिकल फेडरलिज्म लाना, यानी कि टैक्सेस का किस तरह से बंटवारा होना चाहिए स्टेट और यूनियन के बीच में, ये फिजिकल फाइनेंस कमीशन का काम है, फाइनेंस कमीशन का काम है। अब ये आर्टिकल जो है 280 ये क्या किसे किसे डील करता है, ये तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल कमीशन फॉर्मेशन, देन कंपोजिशन ऑफ कमीशन एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन। अब फाइनेंस कमीशन के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो नेट टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रिंसिपल गवर्निंग ग्रांट इन एड, वो भी सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में, साथ ही साथ इनहेंस करना फाइनेंशियल रिसोर्सेज को लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायत या म्युनिसिपैलिटीज के बीच में, और अदर फाइनेंशियल मैटर्स पे भी ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द मेथड नॉट बीइंग यूज्ड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेशन ऑफ एनएसएसओ। तो एनएसएसओ अनएम्प्लॉयमेंट का जो एस्टिमेशन होता है एनएसएसओ द्वारा, वो अलग अलग स्टेटस या बेस पे होता है, जैसे कि डेली स्टेटस पे होता है, वीकली स्टेटस पे होता है, प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस पे होता है, लेकिन मंथली स्टेटस पे नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा कि दिस इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट मेथड। अब कौन कौन से मेथड होते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, तो एनएसएसओ का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये अब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का पार्ट हो गया है, पहले ये अलग पार्ट था, अब ये एनएसओ का पार्ट हो गया है। और एनएसओ किस मिनिस्ट्री के अंदर अंदर आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्लान प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी मोस्टफी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है, ये एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के सर्वे कंडक्ट कराता है, और ये सर्वे कुछ डेटा बेस्ड पे होते हैं, जैसे कि लेबर मार्केट, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन और अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड के बेस्ड पे होता है। इसके जो मेथड्स हैं, 4 डिफरेंट मेथड या अप्रोच हैं जिससे ये अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट को एस्टिमेट करता है। पहला है हमारा यूजुअल स्टेटस अप्रोच, जिसको हम यूजुअल, प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेट भी बोलते हैं। दूसरा है करंट वीकली स्टेटस, तीसरा है करंट डेली स्टेटस और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये 4 टाइप हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे भी एक अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट को चेक करने के तरीके हैं, जो 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और जो प्रीवियस सर्वे होते थे उसको रिप्लेस करके ये लाया गया। ये एनुअली अर्बन एरिया और क्वार्टरली रूरल एरिया और अर्बन एरिया में कंडक्ट कराया जाता है, और ये यूजुअल स्टेटस और करंट वीकली स्टेटस दोनों को यूज करके ये डेटा को प्रोवाइड करता है। तो ये रहा हमारा अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेशन से रिलेटेड चीजें। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर इन इंडिया। तो कौन सा टेक्सटाइल सेक्टर ऑफ इंडिया के लिए करेक्ट नहीं है, तो सबसे पहले तो टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में अगर हम जान ले, तो ये हमारा सेकेंडरी, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, 3 तरह के हमारे मार्केट होते हैं। तो ये सेकेंडरी के अंतर्गत आता है। तो इंडियन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग सेक्टर करेंटली एम्प्लॉय 35 मिलियन पीपल्स। क्या ये करेंटली ये 35 मिलियन पीपल को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो येस, आफ्टर एग्रीकल्चर टेक्सटाइल सेक्टर जो है ये बहुत ज़्यादा पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, और स्पेशली जो अनस्किल्ड लोग हैं उनको। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर है टू प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द अनस्किल्ड पीपल। दूसरा है, आफ्टर एग्रीकल्चर इट इज अ सेकेंड लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो येस, ये भी मैंने अभी आपको बताया। टेक्सटाइल हैज अ टेंडेंसी टू श्रिंक एज अ जीडीपी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो टेक्सटाइल में अगर जब इतना एम्प्लॉयमेंट हो रहा है तो ये हमारे जीडीपी को श्रिंक थोड़ी करेगा, ये तो बढ़ाएगा ही। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें नॉट पूछा था कि कौन सा हमारा करेक्ट नहीं है टेक्सटाइल सेक्टर से। और लास्ट है हमारा, ये मेजर ऑब्जर्वर है लो स्किल्ड लेबर के लिए, जो अभी मैं बात कर रही थी अनस्किल्ड का। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द एलोकेशन ऑफ इनपुट इन टेक्निकली इफिशिएंट। तो टेक्निकली इफिशिएंट के लिए हमें बताना है कि कौन सा एलोकेशन ऑफ इनपुट करेक्ट हो जाएगा। आउटपुट ऑफ वन गुड कैन नॉट बी डिक्रीज्ड विदाउट इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ अनदर गुड। क्या ये एक गुड जो है वो दूसरे गुड
के इंक्रीज होने पे मतलब बढ़ाया नहीं जा सकता है। दूसरा है कंजम्पशन ऑफ वन गुड कैन नॉट बी इंक्रीज विदाउट डिक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ अनदर गुड। तो हमें क्या पूछा था, टेक्निकली इफिशिएंट। तो टेक्निकली इफिशिएंट में हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में हमारा करेक्ट है कि हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन यानी कि एक गुड के हम अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें दूसरा इंक्रीज करना पड़ेगा। विदाउट डिक्रीज किए हुए हम एक आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकते, जो हमें मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन बताता है, और यही हमें टेक्नोलॉजिकली इफिशिएंट पूछा था। दूसरा जो हमारा कंजम्पशन ऑफ वन गुड, ये हमें क्या बताता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ये रिलेट करता है हमारा कंजम्पशन गुड से। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो दूसरा है हमारा, ये एलोकेटिव इफिशियंसी से डील करता है। और जो तीसरा है हमारा कंज्यूमर अटेन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ये डील करता है हमारा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन से। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन से डील करता है। तो हमें टेक्निकल सब्सटीट्यूशन पूछा था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। और फर्स्ट हमारा किस में है, इसमें। तो फर्स्ट ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं और उसके बारे में हमें बताना है। प्रीफरिंग ऑफ अ सर्टेन इनकम टू अ रिस्की इनकम विद द सेम लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू लीड्स टू अ रिस्क अवर्स बिहेवियर। तो हमें इसमें रिस्क अवर्स, रिस्क लवर, इसके कुछ क्वालिटीज दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो प्रीफरिंग अ सर्टेन इनकम टू रिस्की इनकम, यानी कि कुछ इनकम को हम रिस्की इनकम में ही डालते हैं, कुछ इनकम को, और सेम लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू में, तो उसको हम रिस्क अवर्स बोलते हैं। तो ये करेक्ट है हमारा, क्योंकि हमने अपने कुछ ही इनकम को डाला है, पूरे इनकम या हम पूरा अपना अनसर्टेन नहीं कर दे रहे हैं। तो रिस्क अवर्स ऐसे ही होते हैं जो ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं। बीइंग इंडिफरेंट बिटवीन सर्टेन इनकम एंड अनसर्टेन इनकम विद द सेम लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू लीड्स टू रिस्क अवर्स। तो वो सेम कभी भी अपने सर्टेन और अनसर्टेन इनकम को सेम लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू पे नहीं रखता है, तो उसको हम रिस्क अवर्स नहीं करेंगे। ये रिस्क लवर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में और हम पढ़ लेते हैं। तो रिस्क अवर्स क्या होते हैं, जो अपने सर्टेन इनकम को रिस्की इनकम में, और वो भी सेम लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ प्रीफर करते हैं। जबकि रिस्क जो लविंग है, वो रिस्क की इनकम को सर्टेन इनकम के साथ सेम लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन पे देखते हैं। रिस्क न्यूट्रल इंडिफरेंट होते हैं अपने सर्टेन इनकम और सर्टेन इनकम, ये इनके लिए ये इंडिफरेंट है इसके में। और रिस्क प्रीमियम जो है, ये अमाउंट ऑफ मनी दैट रिस्क अवर्स इंडिविजुअल विल पे टू अवॉइड टेकिंग रिस्क, यानी कि वो रिस्क प्रीमियम ऐसे लोगों को कहते हैं जो मनी, कुछ पोर्शन मनी देते हैं रिस्क को अवॉइड करने के लिए, तो उसको रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। यहाँ पे हिंदी में है, तो जो हिंदी के स्टूडेंट है वो इसको आप पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कुड बी एट्रीब्यूटेड टू। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हम क्या एट्रीब्यूट करता है, तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमारा लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जब हमारा लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है खुद ब खुद होगा। एक्सपेक्टेशन, तो क्या एक्सपेक्टेशन ऑटोनोमस में आएगा, तो एक्सपेक्टेशन इज नॉट अ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। जबकि लेवल ऑफ नेशनल इनकम, जब हमारा लेवल ऑफ नेशनल इनकम भी बढ़ता है तो भी हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो ए और लेवल ऑफ नेशनल इनकम से हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कोई वो नहीं है, क्योंकि वो तो एग्रीगेट लेवल पे होता है। लेकिन एक्सपेक्टेशन, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से, ये हमारा डील करता है। तो ये गलत मैंने बोल दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए एंड बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारा थर्ड में है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा अंडर विच ऑफ फॉलोइंग अप्रोच फिलिप्स कर्व एनालिसिस होल्ड गुड्स। तो फिलिप्स कर्व एनालिसिस एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन में होल्ड करता है, ना कि रेशनल एक्सपेक्टेशन में। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन में पीपल के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, पास्ट ट्रेंड है, ये एडजस्ट हो जाते हैं ओवर द टाइम। लेकिन रेशनल एक्सपेक्टेशन में जितने भी पास्ट इंफॉर्मेशन होते हैं, उससे जो पीपल होते हैं वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाते हैं, अपनी करंट पॉलिसी को प्रिडिक्ट कर पाते हैं, वो एडजस्ट नहीं करते हैं ओवर द टाइम। इसके अजम्पशन में इंडिविजुअल एडजस्ट करता है एक्सपेक्टेशन स्लोली बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस, जबकि यहाँ पे इंडिविजुअल सारे इंफॉर्मेशन को, जितने भी इकोनॉमिक मॉडल हैं, उन सबको यूज करता है अपना बेस्ट पॉसिबल फोरकास्ट देने के लिए। इसके जो रिएक्शन टू पॉलिसी चेंज है, ये बहुत स्लो होते हैं, एक्सपेक्टेड लार्ज एक्चुअल इकोनॉमिक कंडीशन में होते हैं, और इसके जो चेंजेस होते हैं बहुत क्विक तरीके से होते हैं। यहाँ पे ये शॉर्ट रन में इनकरेक्ट होता है, और ये एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि ये जितने भी इनके एक्सपीरियंसेस है उसके हिसाब को पूरा कलेक्ट करके वो बताते हैं, अपने फ्यूचर प्रेडिक्शन देते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल और थ्योरेटिकल बेस और क्रिटिसिज्म तीनों दिया है, तो आप इसको पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा 3 स्टेटमेंट आर गिवन अंडर। तो 3 स्टेटमेंट दिए हैं जनरल लीस्ट स्क्वायर मेथड के। तो मैंने इसको ऑलरेडी अपने इकोनोमेट्रिक्स के वीडियो में करवाया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। इकोनोमेट्रिक्स से रिलेटेड मैंने सारे टॉपिक्स को कवर किया है, तो उसमें मैंने इसको भी करवाया है। यहाँ पे भी मैं बता दे रही हूँ कि जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये जो हमारा ब्लू है, इसका एक स्टेप आगे ये मेथड होता है, और जहाँ पे मतलब
ये ब्लू की सिचुएशन को प्रोवाइड करता है, और जहां OLS फेल हो जाती है जब वहां पे हम जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर का यूज करते हैं। जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर इज अ OLS ऑन ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द स्टैंडर्ड लीस्ट स्क्वायर अजम्पशन। तो ये भी हमारा करेक्ट है कि ये स्टैंडर्ड लीस्ट स्क्वायर अजम्पशन को क्वालिफाई करता है, अब सेटिस्फाई करता है। और तीसरा है हमारा GLS मेथड इज सुटेबल फॉर डीलिंग विद मल्टीकोलिनियरिटी प्रॉब्लम। तो नहीं, GLS जो है जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर, ये याद रखिएगा कि ये ऑटो कोरिलेशन और हेटेरोस्केडिसिटी पे ही हम लगाते हैं, ना कि मल्टीकोलिनियरिटी पे। तो इसीलिए ये गलत है, ए और बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, और ये हमारा लास्ट सी करेक्ट नहीं, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे मैंने दोनों का डिफरेंस बताया है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एंड जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर। तो आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट चलती हूँ, इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे है, जो हिंदी के स्टूडेंट है वो यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू कंसर्निंग ट्रायंगुलर और रिकर्सिव सिस्टम। तो ट्रायंगुलर और रिकर्सिव सिस्टम ये भी इकोनोमेट्रिक्स का पार्ट है, और ये मैंने इकोनोमेट्रिक के वीडियो में कराया है सब कुछ। तो आपको, आप जो जहाँ इधर उधर जाके आप जो सारी चीजें पढ़ेंगे वो मैंने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है, आप उसको जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा जिसको भी इकोनोमेट्रिक्स में प्रॉब्लम होती होगी। द पैरामीटर कैन बी वैलिडली एस्टिमेटेड यूजिंग सेपरेट एप्लीकेशंस ऑफ OLS टू ईच इक्वेशन। यानी कि हम क्या, इसके सारे पैरामीटर में हम OLS को अलग अलग मतलब हर एक इक्वेशन में पहले वाली इक्वेशन को पुट करते हैं, तो ऐसा होता है। हम इसीलिए रिकर्सिव या ट्रायंगुलर सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बी कोरिलेटेड विद एरर टर्म्स इन अदर इक्वेशन। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो ये कोरिलेट हमारा ये है वो कोरिलेट नहीं करेंगे, ये एरर टर्म से कोरिलेट नहीं करेंगे। द एप्लीकेशन ऑफ टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर वुड लीड टू अनबायस्ड एंड इनएफिशिएंट पैरामीटर एस्टिमेशन। तो यहाँ पे हम इसको भी लेंगे, क्योंकि इसमें जो हम एस्टिमेशन यूज करेंगे वो टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर का हम यूज करते हैं। जबकि हमारा जो लास्ट ऑप्शन है कि द इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बी कोरिलेटेड विद द एरर टर्म, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एरर टर्म में कोरिलेट होता है, और इक्वेशन वुड दे अपीयर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो इक्वेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे मैंने ऐड भी किया स्लाइड कि किस तरीके से आप ट्रायंगल जो सीक्वेंस सिस्टम्स होते हैं वो डिटरमाइंड होते हैं स्टेप वाइज मैनर में। अब इसमें स्टेप वाइज का क्या मतलब होता है कि ये नेचुरल ऑर्डरिंग, जैसे कि हमारा ये फर्स्ट है कि y1 अल्फा प्लस ये एरर टर्म, तो हमारा जो y2 होगा वो y1 को इंक्लूड करेगा, उसके बाद अपना नेक्स्ट आएगा, फिर जो हमारा y3 होगा वो y1 के साथ y2 को भी इंक्लूड करेगा। तो इसीलिए हम इसको ट्रायंगुलर सिस्टम कहते हैं, जहाँ पे हमारे जो नेक्स्ट इक्वेशंस होते हैं हमारे प्रीवियस वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं, लेकिन फ्यूचर वन पे नहीं करते हैं। अब यहाँ पे y1 y2 ये जो एक्सोजेनियस डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर है, इसीलिए इसमें जो हमारा ऑप्शन था फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने अभी देखा कि किस तरीके से ये पूरे एक ऑर्डर में हम इनको यूज करते हैं। और इसमें हम 2SLS का यूज करते हैं, इसमें जो टेक्निक है वो 2SLS का यूज करते हैं, सिस्टम टेक्निक। नेक्स्ट है हमारा, टू सीरीज आर गिवन अंडर। तो दो सीरीज हमें दी हुई है, और इसमें हमें बताना है कि कौन सा कन्वर्जेंट और कौन सा डाइवर्जेंट सीरीज है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारा दोनों सीरीज जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज। अब कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट सीरीज का एक फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था, इसमें हमारा पहला टर्म क्या था, 1। कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो का मतलब इन सब में कॉमन क्या है, तो हम 1/2 को कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन रेशियो हमारा 1/2 है, इसका फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू A/1 माइनस आर। तो अगर हम जब इसको रखते हैं A/1 माइनस आर, तो हमें एक 2/3 एक वैल्यू मिलती है, जो कि कैसी वैल्यू है, एक कन्वर्जेंट वैल्यू है, और ये स्टेबल है, और इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दूसरे जो हमारा इक्वेशन दिया था 2+2+ ऐसे √2 1, तो इसमें भी हमारा A मिल गया 2, और हमारा जो R है वो क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1/2 क्या है, हम इसको वो कर सकते हैं, ले सकते हैं हम इसको। ये 2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम इसको अंडर रूट में हमें लिखना होता है, तो 1/√2 हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज। अब इस सीरीज में हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम एक प्रेडिक्शन वैल्यू दे सकते हैं, और इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे कि ये कन्वर्जेंट वैल्यू कहलाएगा। अब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ये यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, और ये डिफरेंस क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज हमें अनस्टेबल और इनफाइनाइट वैल्यूज देती है, जबकि इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए ये हमारे कन्वर्जेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इन लीनियर प्रोग्रामिंग ईच प्रॉब्लम हैज अ ड्यूअल प्रॉब्लम अबाउट ड्यूअलिटी ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो अगर हम लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्व करते हैं तो लीनियर प्रोग्रामिंग में दो तरह की प्रॉब्लम होती है, एक तो हमारा नॉर्मल और एक डुअल। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हम हमारा नॉर्मल फंक्शन होता है उसको हम डुअल में लिखते हैं, और जो डुअलिटी में लिखते हैं, और जो डुअलिटी होता है उसको हम नॉर्मल में लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइज्ड टाइप
एंड डुअल प्रॉब्लम इज मिनिमाइज टाइम, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हमारा एक जो प्रॉब्लम है अगर वो मैक्सिमाइज है तो उसका डुअल जो होगा वो मिनिमाइज बनेगा, जब वो मिनिमाइज होगा तो ये डुअल मैक्सिमाइज बनेगा। वो तो प्राइमल एंड डुअल हैव अ सेम ऑप्टिमल वैल्यू, तो दोनों की ऑप्टिमल वैल्यू सेम होती है। डुअल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज अ प्राइमल प्रॉब्लम। तो ये जब लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा बहुत लंबा है, इसको समझाने के लिए एक पूरा मुझे वीडियो समझाना पड़ेगा आपको, जिसमें हम क्या करते हैं, हमें ऑप्टिमल प्रॉब्लम दी होती है एक, और एक हमें सॉरी ऑप्टिमल नहीं प्राइमल प्रॉब्लम दी होती है, और एक हमें ड्यूअल प्रॉब्लम हम बनाते हैं। तो प्राइमल प्रॉब्लम अगर हमें क्या दी हुई है, सपोज 1x प्लस 2y इक्वल टू 1, तो इसका डुअल प्रॉब्लम या ग्रेटर देन 1, तो इसका डुअल प्रॉब्लम क्या बनेगा, 1x की जगह y हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा और लेस देन 1, तो ये इसका डुअल होगा। यानी कि अगर ये प्राइमल का ये डुअल हुआ है तो इसका डुअल क्या होगा, 2x प्लस 1y इज ग्रेटर देन 1। तो अगर यही यहाँ पे लिखा था कि डुअल ऑफ डुअल, तो डुअल ऑफ डुअल इज अ प्राइमल प्रॉब्लम, तो अगेन वो प्राइमल बन जाता है। तो ये भी करेक्ट है हमारा। एंड इफ मैक्सिमाइजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज विथ लेस देन टाइप कंस्ट्रेंट द डुअल ऑफ प्रॉब्लम एंड मोर देन टाइप कंस्ट्रेंट, तो लेस देन और मोर देन के बीच में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सारे करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज द इंक्रीज इन ऑयल प्राइस इन 1970 से लेके 2000 के बीच में ऑयल इंपोर्ट कंट्रीज की प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है, और इसका जो कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, तो इंप्रूविंग टर्म्स ऑफ ट्रेड, क्या हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हुआ है। अगर हमारे ऑयल प्राइस बढ़ जाएंगे तो इससे, अगर आप खुद सोचिए कि कहीं से ऑयल प्राइस बढ़ गया, तो इससे हमारा ओवरऑल इकोनॉमी में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आता है और बहुत ही इनवर्स और निगेटिव इम्पैक्ट आता है। जैसे कि अगर सब्जी का दाम 5 रुपए है और जिस गाड़ी से सब्जी आती है पेट्रोल महंगा हो गया, तो पेट्रोल महंगा होने की वजह से अब सब्जी का दाम 6 रुपए हो जाएगा या 7 रुपए हो जाएगा, इवन कभी कभी 2 गुना भी बढ़ सकता है, तो 10 रुपए भी हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड को डेफिसिट करेगा, प्राइस इन्फ्लेशन को लाएगा, कंस्ट्रेन इकोनॉमिक ग्रोथ को हमारे कंस्ट्रेन कर देगा, यानी कि रोक भी सकता है। तो हमारे ये टर्म्स ऑफ ट्रेड को इंप्रूव नहीं करेगा, क्योंकि इससे एडवर्स इफेक्ट आता है, ना कि पॉजिटिव इफेक्ट। तो बी, सी और डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका हिंदी यहाँ पे है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें कुछ स्टेटमेंट दिया है, इंडिया ट्रेड पॉलिसी रिव्यू इज कैरीड आउट ऑफ 4 ईयर। तो क्या इंडिया ट्रेड पॉलिसी रिव्यू हर एक 4 साल में की जाती है, तो ये करेक्ट है। हर एक 4 साल में हम इंडिया का रिव्यू करते हैं। दूसरा है हमारा, नहीं, एक सेकेंड, हर एक 4 साल में हम नहीं करते हैं इसका रिव्यू। इंडियन ट्रेड पॉलिसी कैरीड आउट एवरी 4 ईयर, तो हर एक एवरी 4 ईयर पे ये कैरीड आउट नहीं होता है, ये इंडियन ट्रेड पॉलिसी रिव्यू हर साल होता है। WTO हैज मैकेनिज्म ऑफ रेगुलर रिव्यू ऑफ द ट्रेड पॉलिसी ऑफ द मेंबर कंट्री। तो यस, WTO जो है रेगुलर रिव्यू करता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजन, मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं ना पॉलिसीज या सेंसेस जो हर एक 4 या 5 साल 10 साल पे कराए जाते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन हो गई थी मुझे। इंडियन ट्रेड पॉलिसी रिव्यू हर एक साल करती है WTO, तो ये हमारा मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसका हिंदी में यहाँ पे है, GST कब इफेक्ट में आया था, तो GST 1 जुलाई 2017 को इफेक्ट में आया था। तो GST तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। नेक्स्ट है हमारा, द होल बर्डन ऑफ टैक्स विल बी बॉर्न बाय द कंज्यूमर। तो ये मैंने बहुत प्रीवियस ईयर पेपर में भी ये क्वेश्चन मैंने कराया है कि अगर जो बर्डन ऑफ टैक्सेस है पूरी तरह से कंज्यूमर पे करता है, तो उस टाइम में क्या होगा। तो अगर जो बर्डन ऑफ, देखिए, अगर डिमांड हमारा इलास्टिक होगा तो पूरा सप्लाई बर्डन करेगा, और अगर हमारा सप्लाई इलास्टिक होगा, सप्लाई इलास्टिक बायर बियर ग्रेटर, तो जो भी इलास्टिक होगा, जैसे कि डिमांड इलास्टिक है तो सप्लाई जो प्रोड्यूसर होगा, यानी कि सप्लाई, देखिए डिमांड कौन करता है, बायर करता है, ठीक है, सप्लाई कौन करता है, ये प्रोड्यूसर करता है। तो अगर हमारा डिमांड इलास्टिक होगा, मतलब डिमांड इलास्टिक है, तो पूरा का पूरा टैक्स प्रोड्यूसर बियर करेगा। लेकिन अगर हमारा सप्लाई इलास्टिक है तो पूरा का पूरा जो टैक्स है वो बायर बियर करेगा। यही इन दोनों के बीच का मेन मोटो है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप ऐसे सारे क्वेश्चन कर लेंगे, और ये बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, कौन है जो सारा बियर कर रहा है, वो है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है, यानी कि बायर, जो खरीदता है उसको हम कंज्यूमर या बायर कह सकते हैं। तो वो किस कंडीशन में बायर पूरा का पूरा टैक्स बियर करेगा, वो तब करेगा जब प्रोड्यूसर इलास्टिक होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा इलास्टिक है। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक एंड सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक। तो ये तो हमारा गलत है। हमें क्या ढूंढना है, सप्लाई कहाँ इलास्टिक लिखा हुआ है, सप्लाई इलास्टिक। अगर सप्लाई इलास्टिक है तो डिमांड क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक।
तो ये दोनों चीजें बस आप ढूंढ लेंगे, ये करेक्ट हो जाएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज सेम, तो ये भी गलत है। इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इनइलास्टिक एंड सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो ये बस ध्यान रखिएगा कि अगर डिमांड इलास्टिक है तो जो सप्लायर है वो ग्रेटर बियर करेगा टैक्स, और अगर सप्लाई इलास्टिक है तो बायर जो है वो ग्रेटर बियर करेगा टैक्स। अब इसी का अपोजिट ले लीजिएगा, डिमांड इनइलास्टिक होगा तो भी वही होगा, ये करेगा बियर टैक्स। नेक्स्ट हमारा है द एलिमेंट गिवन बिलो, द एलिमेंट गिवन बिलो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। द एलिमेंट गिवन बिलो सम ऑफ द पार्ट ऑफ द M4, तो अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके से मनी सप्लाई के को दिया गया था, M0, M1, M2, M3, M4, तो इन सब के अलग अलग वैल्यूज होते हैं, मतलब वैल्यूज क्या, इन सबको अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं। तो अब हमारा M3 क्या है, तो M3 में हम क्या इंक्लूड करते हैं, तो ब्रॉडर मनी हमारा M4 पूछा है ना, M4 में हम M3 को इंक्लूड करते हैं, और साथ ही साथ हम किसको इंक्लूड करते हैं, जितने भी हमारे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के डिपॉजिट होते हैं उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसको पूरा डिटेल में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सी नैरो मनी कहलाती है, तो M1 को हम नैरो मनी कहते हैं, और M1 में करेंसी विद द पब्लिक डिमांड डिपॉजिट इन द बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद RBI इंक्लूड होती है। M2 में, जिसको हम इंटरमीडिएट मनी कहते हैं, इसमें M1 के साथ साथ पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट भी इंक्लूड होती है। नेक्स्ट है हमारा M3, जिसको ब्रॉडर मनी भी कहते हैं, इसमें M1 इंक्लूड होता है, M1 इंक्लूड होता है ना कि M2, और इसमें टाइम डिपॉजिट इन द बैंक आता है। और जो हमारा M4 है इसमें M3 इंक्लूड होता है और टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट इंक्लूड होता है। हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को हटा देते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि इसका हिंदी था, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा विच अमंग ऑफ फॉलोइंग आर अ मेन पिलर ऑफ बासिल थर्ड नाम, तो बासिल थर्ड नाम के मेन पिलर क्या क्या है, तो इस सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं ये है क्या। तो बासिल थर्ड नाम जो है वो इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जिसको डेवलप किया था बासिल कमिटी ने ऑन बैंकिंग सुपरवाइजन। अब ये कब किया गया था, जब हमारे 2008 में जो क्राइसिस आए थे उसके बाद से बैंक को एक मतलब 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसकी वजह से बैंक में स्टेबिलिटी बनी रहे, इसके लिए ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस आए थे, और इसको बासिल थर्ड रूल कहा जाता है क्योंकि इसके कई सारे रूल्स आ चुके हैं। तो बासिल थर्ड रूल में कुछ 3 पिलर पे डिपेंड करता है। एक तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए बैंकों की, ये बताता है। क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क कौन कौन से होते हैं, साथ ही साथ जो सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस है ये किस तरीके से सुपरवाइजरी होनी चाहिए, उसके साथ मार्केट डिसिप्लिन एंड ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड, सुपरविजन ऑफ रिव्यू प्रोसेस, मार्केट डिसिप्लिनरीज, ये तीनों क्या है, ये पिलर हैं बासिल थर्ड नॉर्म्स के, जबकि मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स ऑन कैपिटल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, इसका हिंदी में यहाँ पे है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा कैल्डोर ग्रोथ मॉडल इनकॉर्पोरेट सम ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन, तो कैल्डोर ग्रोथ मॉडल क्या क्या कौन कौन से इसके अजम्पशन होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा। कैल्डोर ग्रोथ मॉडल जो है बेसिकली ये टोटल सेविंग एंड वेजेस एंड सेविंग आउट ऑफ प्रॉफिट, इनका मैं आपको थोड़ा सा अगर थ्योरी बताऊं तो जो कैल्डोर थे उन्होंने 2 तरह के बताया था, वेज और वेज एंड प्रॉफिट। तो वेज कौन लेता है, वेज जो है वो लेबर का होता है, और जो प्रॉफिट है वो कैपिटलिस्ट का होता है। और जो लेबर है वो किसी भी तरह की सेविंग नहीं करते हैं, और जो कैपिटलिस्ट है वो सेविंग करते हैं, मतलब वो प्रॉफिट को अर्न करते हैं। तो बेसिकली इनका यही मोटो था, बाकी इनके एजम्पशंस बहुत सारे हैं, मैं इसको आप इसमें मतलब ऐड किया है। तो टोटल सेविंग इंक्लूड करता है हमारा सेविंग आउट ऑफ वेजेस को, और उसके बाद ये फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट कंसिस्ट वेज एंड प्रॉफिट, ये भी है हमारा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू ऑफ प्रॉफिट, तो ये इक्वल नहीं होते हैं क्योंकि जो वेज है, जो लेबर है वो वेज उसके द्वारा जितने भी वेजेस हैं वो उसको सेव नहीं करता है क्योंकि उसके वेजेस बहुत कम होते हैं। सेव कौन करता है, कैपिटलिस्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सी करेक्ट है, तो ए और सी हमें डी में है तो डी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा इसका अजम्पशन, तो मैंने यहाँ पे पूरा अजम्पशन लिखा है, मैं इसको पढ़ूंगी नहीं, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी बहुत ज्यादा, इसको मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट है हमारा इसका हिंदी वर्जन है पिछले वीडियो का, यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द बैलेंस ग्रोथ डॉक्ट्रिन, तो बैलेंस ग्रोथ डॉक्ट्रिन में हमारे सिंगर एंड नर्स, ये जो 2 इंपॉर्टेंट हैं ये बेस्ड हैं। तो लेविस नहीं है हमारे बैलेंस ग्रोथ डॉक्ट्रिन में, सॉरी देखिए एक बैलेंस ग्रोथ डॉक्ट्रिन था, मैं कंफ्यूज हो गई इसमें लेविस थे, नर्क्स थे,
सिंगर और नेल्सन नहीं थे। अब नेल्सन ने क्या क्या दिया है, नेल्सन ने पॉवर्टी से रिलेटेड थ्योरी दी है, सिंगर ने क्या दिया है, डॉक्ट्रिन बताया है अलग, जिसमें उन्होंने पेरिफेरल और सेंट्रल दो कंट्री होती है, एक पेरिफेरल कंट्री होती है और एक जो मेन कंट्री होती है वो कैसे रूल करती है अंडर डेवलप कंट्री को, उसके बारे में सिंगर के थ्योरीज थे। तो बैलेंस ग्रोथ डॉक्ट्रिन, W.A. लेविस एंड नर्व्स, इनको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फॉर वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट। तो सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में क्या करते हैं हम, तो IIR शुड बी ग्रेटर दैन द सोशल डिस्काउंट रेट, ये करेक्ट है। और शेडो प्राइस यूज करते हैं हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में। यहाँ पे NPV 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। इसके बारे में मैंने डिटेल में यहाँ पे बताया है। अब देखिए NPV क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला है हमारा, कैश इनफ्लो एट अ टाइम अपॉन 1 प्लस IIR क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और नेट प्राइवेट वैल्यू पे ये डिपेंड करता है। और जो प्रोजेक्ट है, नेट जब डिस्काउंट रेशियो हम करते हैं तो हमारा नेट प्रोजेक्ट वैल्यू 0 हो जाता है उस टाइम। और हमारा जो ये सोशल डिस्काउंट रेशियो से ग्रेटर होना चाहिए। मैंने इसको एक पीछे की भी वीडियो में डिटेल में समझाया था, तो आप पूरे वीडियो को फॉलो करिए ताकि आपको सारे क्वेश्चन पता चले कौन सा रिपीट हो रहा है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, अब शेडो प्राइस क्या होता है, इसको यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है कि शेडो प्राइस हम क्यों यूज करते हैं। नेक्स्ट, और आज हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हमने आज क्वेश्चन कर लिया। Consider the following statement about the correct order of stage of demographic transition associated with economic development. तो कौन सा हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट से डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम डेमोग्राफिक स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन समझ लेते हैं। तो स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हमारे 3 स्टेज में स्टार्ट होते हैं, कहीं कहीं 5 स्टेज भी दिए हुए हैं। अब 3 स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में हमारा डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई होता है। ठीक है, क्यों हाई होता है, क्योंकि उस स्टेज पे जब बर्थ रेट और डेथ रेट की हम बात करें तो हमारे पास बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, ये स्टार्टिंग की बात है। और ना ही हमारे पास बहुत अच्छी कोई अच्छी फैसिलिटी थी जिससे हमारा डेथ रेट रुक सके। और बर्थ रेट भी हाई थी क्योंकि हमारे पास कोई भी कंट्रासेप्टिव्स या ऐसे कुछ रोकथाम के लिए कुछ हमारे पास था नहीं, इतना हमारा जो मेडिकल साइंस है इतना इंप्रूव नहीं था, इसीलिए दोनों रेट हाई थे। लेकिन हमारे कुछ टाइम बाद, यानी कि कुछ आफ्टर बहुत कुछ करने के बाद बर्थ रेट पे, यानी कि मेडिकल फैसिलिटी धीरे धीरे जब डेवलप हुई तो बर्थ रेट को हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन डेथ रेट स्टिल क्या थी, हाई ही थी। तो हमारा बर्थ रेट तो डाउन हो गया बट डेथ रेट स्टिल हाई थी। लेकिन थर्ड स्टेज में क्या हुआ, हमने हमारे मेडिकल फैसिलिटी भी अच्छी हो गई, बर्थ रेट भी कंट्रोल करने के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए। तो एट द एंड थर्ड स्टेज में ये तीनों तीनों दोनों क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया। तो पहला क्या होगा, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। उसके बाद क्या होता है, लो बर्थ हो जाता है एंड डेथ रेट क्या होती है, हाई बर्थ रेट होता है एंड डेथ रेट ये सेकंड में है। बर्थ रेट तो हमारा हाई ही रहता है, डेथ रेट हमारा कम हो जाता है। सॉरी, ये मैंने ऐसे बना दिया था। बर्थ रेट हाई क्यों रहता है, डेथ रेट में हमें थोड़ी बहुत मेडिकल फैसिलिटी आती है लेकिन बर्थ रेट हमारा हाई ही रहता है। उसके बाद दोनों कम होते हैं, तो हमारा B, C एंड E करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और इसके आगे के कुछ क्वेश्चन बचे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट।